हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो हम आने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती जो सितंबर 2023 तक आपको देखने को मिल सकती हैं, जो लगभग 75 से 47 हो सकती हैं। मैं आपको आपकी सफलता चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन की शॉर्ट क्लासेस जो लगभग 10 से 15 मिनट की होंगी लाने का प्रयास करूंगा, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रिलेटेड जानकारी भी आपको साथ ही साथ देता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं अपन। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 सही हैं और 1 गलत है। जो गलत है अपन को वो चुनना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है। उससे पहले अपन असंगठित क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। इस क्षेत्र में उन लोगों को रखा जाता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, जैसे कि कोई ठेला सब्जी का ठेला लगाने वाला हो गया, मजदूर हो गया, कोई दिहाड़ी का मजदूर हो गया। तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनकी नौकरी और वेतन फिक्स नहीं होता, ये दिन के आधार पे काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त काम कर सकते हैं तो इसका प्रावधान होता है। ऑप्शन नंबर सी लेंगे पहले अपन, असुरक्षित रोजगार। तो असुरक्षित रोजगार होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है, अधिकांशतः सरकारी नौकरी सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। हाँ, तो ये सही है कि सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, कि सावेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। देखिए, कोई भी मजदूर होता है उसको छुट्टी के दिन पैसे नहीं मिलते हैं, जबकि आपको इस ऑप्शन में बताया गया है कि सावेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सी संस्थान भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो राजकोषीय नीति क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। राजकोषीय नीति होती है, इसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देने के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है। राजकोषीय नीति का सीधे सच्चे शब्दों में अर्थ होता है, किसी भी राज्य या किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें पैसा खर्च होना होता है। तो ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है। पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, और तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक, और चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजकोषीय नीति बनाने का काम होता है वित्त मंत्रालय का। साथ ही साथ आप नोट कर लेंगे कि वित्त मंत्रालय की जो वित्त मंत्रालय की मंत्री अभी कौन है, तो ये आपकी हो जाएंगी निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। आपकी निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको पूछने में आ सकता है कि वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है फिलहाल में। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि टीवी सोमनाथ भारत के वित्त सचिव हैं, जो कि वित्त मंत्रालय देखते हैं। फिर उसके बाद आपको दिया गया है नीति आयोग, ऑप्शन में दिया गया है। आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अपन ऑप्शंस को लेके चलते हैं अपन साथ साथ में। नीति आयोग 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आपको एक और दिया गया है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसके बारे में आप एक पॉइंट और जान लेंगे कि इसके गवर्नर कौन है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो श्री शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय प्रबंधन, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो ग्राहकों से डायरेक्ट पैसे जमा नहीं करती है। आप जाके डायरेक्ट पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, या एक आम आदमी जाके रिजर्व बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता है। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका काम है मौद्रिक प्रबंधन करना है, सरकारी ऋण देना है, सरकार को ऋण देती है, और विदेशी विनिमय प्रबंधन करना है, विदेश से मनी एक्सचेंज का काम करती है। और जो भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के, वो सारे काम आपका रिजर्व बैंक देखता है। ये ग्राहक से जमा स्वीकार करना, ये स्टेट बैंक का जो रिजर्व बैंक है इसका काम।
चौथा जो क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं उदारीकरण होता क्या है। उदारीकरण, क्योंकि आपका क्वेश्चन उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना ऐसे है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सरकारी नियंत्रण का ढील देने से होता है उदारीकरण। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी पर प्रतिबंधों में कटौती को संदर्भित करता है। उदारीकरण जैसे कि ये 1991 से पहले नहीं था। इसका आंसर वैसे आपका चौथी का आंसर हो जाएगा 1991, जो कि इससे पूछ लेता है कि ये किसके समय पे आर्थिक उदारीकरण की नीति आई थी। तो 1 जुलाई 1991 में पीवी नरसिंह राव जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उनके समय वित्त मंत्री जो थे, ये भी पूछ लेता है आपसे कि उनके वित्त मंत्री कौन रहे थे उदारीकरण के समय में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। किसके? क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है समुदाय, कॉलोनी, जनपद और प्रांत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कॉलोनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो ये किस तंत्र में हमको देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक वोट देता है और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ एक तंत्र क्या होता है। एक तंत्र में किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा देश चलाया जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। लोकतंत्र जो भारत में चल रहा है, और उसी पर है धनी तंत्र। धनी तंत्र क्या होता है? धनिक तंत्र होता है किसी बहुत बड़े धनी लोगों के द्वारा किसी देश को चलाया जाना। और धर्मतंत्र होता है जैसे कि वेटिकन सिटी में होता है, आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे धर्म के आधार पे कानून बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जो भारत की परिभाषा है वो आपको देखने को मिलती है अनुच्छेद नंबर 1 में। 2 में किसी भी नए राज्य को स्थापना तथा और उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करना आता है। तीसरे आर्टिकल 3 में आता है आपका, अनुच्छेद 3 में आता है आपका कि किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ये आर्टिकल आपको 3 में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 4 में आता है कि जो 1, 2 और 3 में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे विधेयक पर साइन करने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर आर्टिकल 4 में आता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पर। मौलिक अधिकार से इनको अलग रखेंगे अपन। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर आपके 35 का तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है कानून के समक्ष समानता, ये आपका मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है अस्पष्टता को बढ़ावा ना देना। अस्पष्टता मतलब होता है छुआछूत को बढ़ावा ना देना। सी आपका हो जाए इस्तेमाल ना करना। और डी है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप बताया गया है? यानी कि चांदी के सिक्के को किस ऐतिहासिक पाठ में भारत के रुपया बताया गया है? तो पहला है उपनिषदों में बताया गया है, दूसरा है पुराणों में, तीसरा है सी अर्थशास्त्र में, डी है भगवत गीता में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य
प्रवक्ता कौन बन गया? तो प्रवक्ता मुस्लिम लीग के बारे में पहले जान लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके संस्थापक थे आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना की गई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ये पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे बकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष रहे थे। और इसी के कारण माना जाता है कि भारत पाकिस्तान अलग हुआ, जिसकी प्रमुख भूमिका रही। हमारे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं, जो हमारी सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? यहाँ नमक आंदोलन की बात की जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप सबको आता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो आज के हमारे केवल 11 क्वेश्चन ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ उसी तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स आपको लाता रहूँ, जिससे आपकी जीएस में सुधार आता रहे और हमारे एग्ज़ाम तक लगभग हम बहुत बड़ा हिस्सा जीएस का कवर कर सकें। अगर आपको मेरे ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।